everyone. Welcome to Mind Review. I am साक्षी कौशिक. तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम शुरू किया था सोशल साइकोलॉजी के एक टॉपिक के साथ, दैट इज़ ग्रुप्स. So before going ahead with the second video on that particular topic, make sure कि आप लोग ग्रुप्स की जो पहली वाली वीडियो है जिसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो ग्रुप से रिलेटेड हैं वो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. सो नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विथ टुडेज़ वीडियो. आज की वीडियो में हम जो सब पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू ग्रुप फॉर्मेशन स्टेजेस. तो ये ग्रुप फॉर्मेशन की स्टेजेस हैं. हमारे पास टोटल 5 स्टेजेस होती हैं जो कि ब्रूस टकमैन ने दी थी. सो इन सारी स्टेजेस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं. So let us get started with today's video. राइट तो सबसे पहले हमारे लिए क्या जानना इम्पॉर्टेंट है इसकी ये जो ग्रुप फॉर्मेशन की स्टेजेस है ये किसने दी थी और कौन से ईयर में दी थी. सो मेक श्योर यू ऑल रिमेंबर द नेम. ये दिया था ब्रूस टकमैन ने इन द ईयर ऑफ 1965. तो टोटल मिला के 5 स्टेजेस होती हैं. सो वील गो स्टेप बाय स्टेप. जो फर्स्ट स्टेज है ग्रुप फॉर्मेशन की दैट इज़ द फॉर्मिंग स्टेज. ठीक है, तो नाम ही इंडिकेट कर रहा है फॉर्मिंग. क्या मतलब? जिसमें जो मेंबर्स हैं वो आपस में थोड़े बहुत घुले मिलेंगे एंड फॉर्म होगी थोड़ी बहुत ग्रुप. सो इन दिस स्टेज मोस्ट टीम मेंबर्स दे आर पॉजिटिव एंड दे आर पोलाइट. तो वन रिक्वेस्ट दैट आई वांट टू मेक बिफोर आई गो फर्दर विद दिस वीडियो इज़ कि जैसे जैसे मैं आप लोगों को ये स्टेजेस के बारे में बताऊंगी आई वॉन्ट यू ऑल कि आप लोग भी कभी ना कभी तो किसी ग्रुप के पार्ट बने होंगे. राइट, मे बी जो आपके क्लास जब 10th क्लास होती है तो उसमें सारे फ्रेंड्स जो हैं वो शफल हो जाते हैं. सो उसका फर्स्ट डे या फिर आपके कॉलेज का फर्स्ट डे तो उसमें आपके नए फ्रेंड्स के ग्रुप्स बनते हैं या फिर आपके ऑफिस का फर्स्ट डे जिसमें नए फ्रेंड्स के ग्रुप बनते हैं. सो प्लीज़ आप ना वो सारे सिनेरियोज को इमेजिन करके एंड ट्राई एंड रिलेट योर रियल लाइफ सिचुएशन विद व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ठीक है, सो इन दैट वे आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. तो फॉर्मिंग स्टेज जो है उसमें ज़्यादातर जो होता है जो टीम मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं टूवर्ड्स ईच अदर. सारे लोग काफ़ी पोलाइट होते हैं. राइट, हमने काफ़ी बार देखा है कि जब हम किसी से नए पहली बार मिलते हैं सो वी यूजुअली एड्रेस देम एज आप. यू नो, वी यूजुअली एड्रेस विद रिस्पेक्ट. काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं हम उन लोगों को. सम आर एंशियस. ठीक है, एज दे हैवंट फुल्ली अंडरस्टूड व्हाट वर्क द टीम इज गोइंग टू डू. तो जो पहला दिन होता है कॉलेज का उसमें कई लोग काफ़ी ज़्यादा एंशियस भी होते हैं बिकॉज उन्हें टोटली नहीं पता होता कि कैसे बिहेव करना है सिनेरियोज में एंड हाउ दिस कॉलेज लाइफ इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोबेबली द स्कूल लाइफ. एंड अदर्स आर सिंपली एक्साइटेड अबाउट द टास्क विच विल बी गिवन अहेड. तो ये होता है शुरुआती स्टेज. यू नो, जब नए नए वो मेंबर्स जो होते हैं ग्रुप के वो मिलते हैं तो वो आपस में काफ़ी पोलाइट होते हैं, बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. कई मेंबर्स काफ़ी एंशियस भी होते हैं बिकॉज उन्हें कम्प्लीटली पता नहीं होता कि हमें करना क्या है. और कुछ मेंबर्स काफ़ी एक्साइटेड होते हैं. राइट, नाउ एज लीडर यू प्ले अ डोमिनेंट रोल एट दिस स्टेज. तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप उस ग्रुप के लीडर हो. तो उस ग्रुप के जब आप लीडर हो तो जब जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ आपस में मिलना ही शुरू हुए हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लीडर होता या होती है वो डोमिनेंट रोल प्ले करती है. वाई? बिकॉज जो टीम मेंबर्स के रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कुछ भी क्लियर नहीं है क्योंकि वो टीम मेंबर्स अभी ही तो मिलने शुरू हुए हैं. उनको कुछ क्लैरिटी नहीं है कि उनको क्या काम करना है और क्या नहीं. सो एज द लीडर जो है वो एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है सबको डायरेक्ट करने में कि मे बी यू कैन डू दिस और मे बी दैट मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन डू दैट पर्टिकुलर टास्क. ठीक है, अब
अब ये जो स्टेज होती है दैट कैन लास्ट फॉर सम टाइम एज पीपल स्टार्ट टू वर्क टुगेदर एंड एज दे मेक एन एफर्ट टू गेट टू नो देयर न्यू कोलीग्स। तो ये जो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेज है ग्रुप फॉर्मेशन की, दैट इज द फॉर्मिंग स्टेज, ये कुछ वक्त तक रह सकती है। जैसे जैसे लोग आपस में और इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे, आपस में एक दूसरे को जानेंगे, दे विल पुट इन एफर्ट टू गेट टू नो ईच अदर एंड गेट टू नो देयर कोलीग्स, तो वैसे वैसे ये स्टेज का जो रोल है वो थोड़ा डिक्रीज होता जाएगा, बिकॉज नाउ वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं दे आर नो लॉन्गर न्यू टू ईच अदर, अब उनकी आपस में बातचीत होने लग गई है। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट स्टेज। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड स्टेज. The second stage of group formation is the storming stage. Again, this stage is very important. जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है storming, ठीक है, तो उसका अगर हम हाफ देखें storm, तो storm क्या होता है, बहुत आंधी तूफान and all of that thing. So something similar can be related to this. Storming stage में क्या होता है, the team moves into the storming phase where people start to push against the boundaries established in the forming stage. This is the stage where many teams fail. तो ये हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो स्टॉर्मिंग स्टेज होती है ये वही स्टेज होती है जहाँ पे ज़्यादातर टीम्स जो हैं वो फेल हो जाती हैं। अब क्यों फेल होती है, क्या रीज़न होता है ज़्यादातर टीम्स का इस स्टेज पे फेल होने का, दैट इज़ बिकॉज स्टॉर्मिंग ज़्यादातर शुरू होता है जब एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो बिटवीन द टीम मेंबर्स। तो अभी जो हमने पहले वाली स्टेज पढ़ी थी दैट वाज फॉर्मिंग, जब उसमें टीम मेंबर्स नए नए आपस में मिल रहे थे तो दे वर वेरी पोलाइट, ठीक है, वो कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट आर्ग्यूइंग, बट एज सून एज वी मूव ऑन टू द स्टॉर्मिंग स्टेज एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है टीम मेंबर्स के बीच में। क्यों? क्योंकि उनके वर्किंग स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं, राइट। तो आफ्टर ऑल व्हाई डू वी फॉर्म अ ग्रुप, हम ग्रुप इसीलिए फॉर्म करते हैं ताकि हम एक कॉमन गोल अचीव कर सकें, बट उस ग्रुप के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं सबका डिफरेंट वर्किंग स्टाइल होता है। मे बी कुछ मेंबर्स होंगे जिनको सारा प्रोसीजर्स लिख के फिर काम करना शुरू करना है, कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको तुरंत काम शुरू करना है, कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जो काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, मे बी कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो इतने हार्ड वर्किंग नहीं होंगे। सो सबके जो वर्किंग स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ले आते हैं, राइट। Nobody likes to get to be seen as कि तुम्हारा वर्किंग स्टाइल इतना अच्छा नहीं है, या nobody wants to hear that from anyone, right? तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट आता है। People may work in different ways for all sorts of reason, but if differing working styles causes unforeseen problems, then they become frustrated. तो अगर लोगों के बीच में different working style है तो कभी ना कभी तो वो ठीक भी रहता है, but अगर वो डिफरेंट वर्किंग स्टाइल कुछ प्रॉब्लम्स अराइज करा रहा है, मे बी गोल अचीव करने में हिंडरेंस ला रहा है, तो फिर ग्रुप मेंबर्स के बीच में क्या आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन। जब ग्रुप मेंबर्स फ्रस्ट्रेटेड होते हैं देन क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सारे टीम मेंबर्स आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करेंगे, दे विल नो लॉन्गर बी पोलाइट टू ईच अदर, और इसीलिए वो टीम जो है इवेंचुअली फेल हो जाएगी। स्टॉर्मिंग कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सिचुएशंस। अब ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट वर्किंग स्टाइल है इसीलिए ही लड़ाई होगी, देयर कैन बी मैनी रीज़न कि स्टॉर्मिंग क्यों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो टीम मेंबर्स हैं वो अथॉरिटी को चैलेंज करे। अथॉरिटी कौन होगा इस केस में, जो लीडर है, राइट। तो लीडर असाइन करता है डिफरेंट रोल्स कि मे बी यू आर द कैशियर ऑफ द टीम और यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू हैंडल द क्रिएटिव टीम। तो ऐसे जो लीडर असाइन करता है रोल्स, मे बी समबडी इज़ नॉट हैप्पी विद रोल, उन्हें नहीं पसंद आ रहा जो उनको रोल दिया हुआ है, तो फिर वो अथॉरिटी को यानी कि लीडर को चैलेंज करेंगे कि आई डोंट लाइक दिस रोल दैट हैज़ बीन गिवन। तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा और चांसेस हैं कि टीम जो है वो फेल हो जाएगी। Therefore, this stage has been marked as a very important stage because यही स्टेज है जो डिटरमाइन करेगी कि कोई टीम आगे किसी और ग्रुप फॉर्मेशन की स्टेज में जाएगी या यहीं से बिखर के ख़त्म हो जाएगी। सो नाउ सपोजिंगली स्टॉर्मिंग स्टेज भी एक टीम ने पार कर ली, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ बट समहाउ उन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया। द नेक्स्ट स्टेज एंड द थर्ड स्टेज इज द नॉर्मिंग स्टेज। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज जो कि है नॉर्मिंग स्टेज। ग्रेजुअली द टीम मूव्स इनटू द नॉर्मिंग स्टेज
दिस इज व्हेन पीपल स्टार्ट टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस। जो भी डिफरेंसेस हमारे स्टॉर्मिंग स्टेज में हुए टीम मेंबर्स के बीच में, नॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है, वो टीम मेंबर्स आपस में ट्राई करते हैं जो उनके बीच में डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करने के। वो अप्रिशिएट करते हैं अपने कोलीग्स की स्ट्रेंथ्स को। तो स्टॉर्मिंग स्टेज में तो क्या हो रहा था कि वो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे और सिर्फ उनको अपने कोलीग्स की या फिर टीम मेंबर्स की जो है कमियां नज़र आ रही थी, बुराइयां नज़र आ रही थी। बट इन नॉर्मिंग स्टेज वो अप्रिशिएट करने लगते हैं अपने कोलीग्स की, अपने टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ को, एंड दे ऑल्सो रिस्पेक्ट द अथॉरिटी। जो लीडर है वो उसको भी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं जिनको वो पहले चैलेंज करे थे। सो सी काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं और कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो टीम को और स्ट्रेंथन करेंगे। Now that your team members know one another better, तो यहाँ पे इस स्टेज तक टीम मेंबर्स आपस में एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान कर लेते हैं, तो इसीलिए वो सोशलाइज करने लगते हैं। सोशलाइज कैसे कि लंच एक साथ कर लिया, या मे बी किसी बाहर मूवी देखने गए हैं तो साथ में मूवी देखने लगे। तो दे बिगिन टू सोशलाइज विद ईच अदर एंड दे आर एबल टू आस्क वन अनदर फॉर हेल्प एंड ऑल्सो प्रोवाइड सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है? ऐसा फीडबैक जो हेल्पफुल हो और बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो नेचर में। So people eventually develop a stronger commitment to the team and goal and you start to see good progress towards it. तो देखो, जो हमारी storming stage थी उसमें सिर्फ लड़ाइयाँ होती रहेगी तो nobody will be focusing on the goal, तो इसीलिए इवेंचुअली कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। पर नॉर्मिंग स्टेज में जब कोई डिफरेंसेस रिजॉल्व हो चुके हैं, सारा रिस्पेक्ट दे रहे हैं सारे लोग अपने लीडर को, अथॉरिटी को, आपस में जो टीम मेंबर्स हैं वो सोशलाइज कर रहे हैं, कंफर्टेबल हो गए हैं एक साथ, तो फिर उनका एक स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट नज़र आता है टूवर्ड्स देयर टीम। वो अपने टीम के टूवर्ड्स और कमिटेड हो जाते हैं, अपने गोल के टूवर्ड्स और कमिटेड हो जाते हैं, और इसीलिए एक अच्छा प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिलता है एज अ टीम। There is often a prolonged overlap between storming and norming because as new tasks come up, the team may lapse back into behavior from the storming stage. अब ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एक टास्क आया मे बी जिसकी वजह से स्टॉर्मिंग हुई, ठीक है, कि लड़ाइयाँ हुई आपस में एक टास्क को लेके, बट फिर इवेंचुअली वो नॉर्मिंग स्टेज में आ गए, उन्होंने अपने डिफरेंसेस रिजॉल्व कर लिए और उन्होंने वो टास्क अच्छे से अचीव कर लिया। नाउ एज अ ग्रुप ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी भर वो सिर्फ एक ही टास्क करेंगे, न्यू टास्क विल कम अप टू देम, नई एक्टिविटीज़ मिलेगी उनको करने के लिए। तो फिर जब उनके पास जो नया टास्क आता है, हो सकता है और देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उस नए टास्क में फिर से उनके बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा होए, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होए। तो ये जो स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग के दो स्टेजेस हैं, ये आपस में काफ़ी ज़्यादा जो है ओवरलैप करते हैं, उनके बीच में ओवरलैप रहता है। एंड वी कैन नॉट से कि अगर एक बारी स्टॉर्मिंग स्टेज पार कर ली तो फिर से कभी नहीं आएगी। वी कैन नॉट से दैट जैसे जैसे नए टास्क आएंगे, नई डिफिकल्टीज आएगी, फिर से स्टॉर्मिंग स्टेज भी आ सकती है। सो दिस वॉज द थर्ड स्टेज, दैट इज द नॉर्मिंग स्टेज। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज जो कि मेन स्टेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, और जो स्टेज है जिसके लिए पूरी की पूरी जो है वो ग्रुप फॉर्म हुई थी, दैट इज द परफॉर्मिंग स्टेज। नाउ द टीम रीचेज द परफॉर्मिंग स्टेज व्हेन हार्ड वर्क लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ द टीम्स गोल। तो फाइनली किसी भी टीम फॉर्मेशन का फाइनल गोल क्या होता है कि जिस चीज़ को वो टीम एज अ होल अचीव करना चाहती थी वो अचीव कर ले। तो परफॉर्मिंग स्टेज में यही होता है कि जो टीम ने इतना ज़्यादा, पूरे सारे के सारे मेंबर्स ने इतना ज़्यादा जो हार्डवर्क डाला है किसी गोल को अचीव करने के लिए, वो गोल जो है, वो जो टीम का एक गोल है, वो अचीव हो जाता है परफॉर्मिंग स्टेज में। The structures and the processes that have been set up, they also support this well. तो जैसे टीम को structurally bind किया गया है, वो भी इस टीम के गोल को सपोर्ट करते हैं, right? So as leader, one can delegate much of the work and therefore can concentrate on developing team members. तो यहाँ पे थोड़ा सा लीडर के बारे में भी बोला गया है कि जो ग्रुप के या टीम के जो लीडर होते हैं,
ठीक है, क्योंकि वो लीडर होते हैं तो वो ज़्यादातर जो काम है वो अपने टीम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड व्हाट दे कैन डू इज़ वो कॉन्सेंट्रेट करें ऑन डेवलपमेंट ऑफ टीम मेंबर्स, ताकि टीम मेंबर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। तो लीडर का रोल यही होना चाहिए कि वो कॉन्सेंट्रेट करे टीम मेंबर्स की यूनिटी पे, और बाकी का जो मच ऑफ द वर्क है दे कैन डेलीगेट दैट, वो असाइन कर सकते हैं दूसरे लोगों को। इट फील्स ईजी टू बी पार्ट ऑफ द टीम एट दिस स्टेज। तो ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेज होता है आपका परफॉर्मिंग स्टेज, जिसमें टीम्स के जो गोल हैं वो अचीव हो जाते हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा होता है बिकॉज सारे गोल्स अचीव हो रहे हैं। तो इस पार्ट ऑफ द टीम, इस स्टेज में बड़ा अच्छा लगता है किसी भी टीम का पार्ट होने में। क्यों? बिकॉज अब कोई चांसेस नहीं है किसी आर्ग्यूमेंट के और किसी चीज़ के, रादर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है बिकॉज गोल अचीव कर लिया। एंड पीपल हु ज्वाइन और लीव दे वोंट डिसरप्ट द परफॉर्मेंस। तो इस पर्टिकुलर स्टेज पे अगर कोई नए मेंबर्स ज्वाइन भी करते हैं ग्रुप को, या कुछ पुराने मेंबर्स ग्रुप को लीव करते हैं, तो उनकी अल्टीमेट परफॉर्मेंस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने गोल को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। सो दिस इज द बेसिकली परफॉर्मिंग स्टेज, जहाँ पे सारे टीम मेंबर्स अपने हार्ड वर्क से गोल को अचीव कर लेते हैं। Now the fifth and the last stage, which is a very sad stage actually, ये है हमारी adjourning stage। अब मैंने इस स्टेज को sad क्यों बोला है? Because कुछ टीम मेंबर्स जो आपस में काफ़ी कनेक्टेड हो जाते हैं, उनके लिए ये स्टेज काफ़ी ज़्यादा सैड हो सकता है। नाउ मैनी टीम्स विल रीच दिस स्टेज इवेंचुअली। हर एक टीम का टाइम आता है जब वो एडजॉर्निंग स्टेज पे आती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? जैसे कोई प्रोजेक्ट टीम थी कि उनको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट अब उस टीम का कोई रोल नहीं है, तो इसीलिए वो प्रोजेक्ट टीम एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनी थी कि मे बी 2 मंथ्स में हमको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो 2 मंथ्स के लिए ये टीम रहेगी। आफ्टर दैट वो टीम जो है पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नाउ टीम मेंबर्स हु लाइक रूटीन और हु हैव डेवलप्ड वेरी क्लोज, सो ये इंपॉर्टेंट बात है, जिन टीम मेंबर्स को एक सॉर्ट ऑफ रूटीन लाइफ पसंद है कि सब कुछ रूटीन में रहे, एंड दोज हु हैव डेवलप्ड सर्टेन वर्किंग रिलेशनशिप विद कोलीग्स, यानी कि जो उनके और भी टीम मेंबर्स थे उनके साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है उनके साथ, तो उन लोगों को ये वाली जो स्टेज है, एडजॉर्निंग स्टेज है, वो डिफ़िकल्ट लग सकती है। वाई वो डिफ़िकल्ट लग सकती है? बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम देयर कोलीग्स। उनको वो रूटीन लाइफ हटानी नहीं है अपने लाइफ से, एंड ऑल्सो अगर उनको अपना फ्यूचर अनसर्टन लगता है, उनको ये फीलिंग आती है कि अब मैं इस ग्रुप या इस टीम के मेंबर नहीं हूँ या नहीं रह सकता या रह सकती शायद, सो व्हाट विल आई डू नाउ, व्हाट नेक्स्ट। तो अगर उनको ये अनसर्टेनिटी की फीलिंग आती है, देन दिस पर्टिकुलर स्टेज कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, राइट। So these were the 5 stages that we have studied till now. I hope कि आप सबको ये 5 stages अच्छे से समझ आ चुकी होगी। So thank you everyone for watching the video with so much patience. I hope that you liked the video. If yes, then thumbs up button को guys दबा के जाना, like करके जाना, अपने friends के साथ share करो जिनको psychology, motivation and mental health पे videos की ज़रूरत हो। And guys please do subscribe to my channel. I'm hoping कि आज हम 300 subscribers तो रीच कर ही जाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट वीडियोस की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, एंड ग्रुप एज अ चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो एंड ऑल्सो चेक आउट अदर वीडियोज ऑन साइकोलॉजी, मोटिवेशन एंड मेंटल हेल्थ ऑन माई चैनल इटसेल्फ। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय गाइज।